अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता चंद रोज में महंगाई का जो तूफान आया है, इसने सभी को अपनी लपेट में ले लिया है। अवाम हैरान है कि वज़ीर आज़म ने तो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, फिर यकायक क्या हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई और चीनी, जो पहले ही हर हुकूमती ऐलान के बाद मजीद महंगी होती है, वो न सिर्फ मजीद महंगी बल्कि नापैद भी हो गई। इस सूरत हाल पर वज़ीर आज़म का इसरार ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी दुनिया के मुकाबले में सबसे सस्ता है। आज हिंदुस्तान में लीटर पेट्रोल 250 रुपए का है, बांग्लादेश में 200 रुपए का है, पाकिस्तान में अब 146 रुपए का है, सबसे कम है। जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। दूसरी जानिब हुकूमती वुज़रा और तर्जुमान ये साबित करने में मसरूफ हैं कि चीनी की कमी, तारीख की बुलंद तरीन कीमत की वजह सिर्फ सिंध हुकूमत है। ज़्यादातर जो शुगर मिलें हैं वो सारी जो सिंध में हैं वो जरदारी साहब के अंडर है, जो पंजाब में हैं वो शरीफ फैमिली के अंडर है। सो अनफॉर्चुनेटली जो बदकिस्मती से 15 दिन पहले जब क्रशिंग हुई है तो इन्होंने अपनी जो शुगर मिलों का जो स्टॉक था, जो तकरीबन हम समझते हैं कि 90,000 टन इस वक्त स्टॉक जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास पड़ा हुआ है, उसको इन्होंने होल्ड करके ये जो कीमत है वो ऊपर की है। ऐसे में अगर गवर्नेंस पर सवाल उठाया जाए तो फिर वजीर आजम कहते हैं कि वो 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं, कारकर्दगी का 5 साल बाद पूछें। उधर महंगाई की इस लहर ने ऑपोजिशन जमातों को एक बार फिर मिल बैठने का मौका फराहम किया है। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता करके महंगाई के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक किया है। आज मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में PDM का अहम इजलास हुआ, जहां कुछ फैसले भी किए गए हैं। क्या हुकूमत और अपोजिशन के पास इन तमाम मसाइल के लिए कोई लाहे अमल मौजूद है? क्या हुकूमत और अपोजिशन किसी जगह आवाम से कनेक्ट कर रही है? PDM का जो इजलास रहा, वहां एक बार फिर से लॉन्ग मार्च करेंगे, बड़ी मार्च करेंगे, सूबे की सतह पर करेंगे, वफाक की सतह पर करेंगे, यानी कुछ तय नहीं कर सके, मिल बैठने का एक बहाना जरूर रहा, इस पर बात करेंगे। मजीद ये कि मरियम नवाज जो हैं नायब सदर मुस्लिम लीग नून की, उनकी तरफ से इस इजलास के बाद सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट्स किए गए हैं 2 से 3, जिसमें आखिर में आकर वो खुद ये सवाल कर रही हैं, आप लोगों से जानना चाहती हैं आवाम से कि हमें बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इस पैगाम में वो ये कहती हैं कि PDM और मुस्लिम लीग नून अवाम के एहसासात की तर्जुमानी और उनकी तकालीफ का दावा करना चाहते हैं, आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े होना चाहते हैं और आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं, यानी पार्लियामान मौजूद है, आप आवाज़ बनिए। साथ ही ये भी कि आपके ख्याल में इस सिलसिले में हमारा सबसे मौसर और इंतहाई कदम क्या होना चाहिए। गाइडेंस दरकार है अपोजिशन को, यानी कि PDM के प्लेटफॉर्म को आवाम से कि बताइए अगर कोई तकलीफ है, कोई दुख है तो दूर करे अपोजिशन, कैसे करेगी अपोजिशन, क्या कोई हिकमत अमली मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे। जो मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं कराची से रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून से रुकने कौमी असम्बली फैसलाबाद से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी से सेनेटर बहरामंद तंगी साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो आफ्ताब साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, आवाम परेशान है, उस रिलीफ पैकेज की तलाश में है कि वो रिलीफ पैकेज कहाँ है। यकुम को कह के कि पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, 4 को पेट्रोल बम फेंक दिया गया। कुछ समझ आई? कुछ आपके हल्के के लोगों ने पूछा कि वो रिलीफ कहाँ है जिसका वादा किया, और वो भी तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज। बहुत शुक्रिया जी आयशा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अली को और सेनेटर साहब को मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि यकीनन महंगाई है और इससे लोगों को परेशानी भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी ये रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है और देखेंगे कि इससे कितना खर्च बनता है, इससे आवाम को क्या रिलीफ मिलता है। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो सूरत हाल है कि वो मुश्किल तरीन है, खासतौर पर लोगों के लिए, क्योंकि इस पर डिपेंड करना हमें जरा मुश्किल हो रहा है। आवाम के दरमियान तो हम जाते हैं, मैं आज भी जाऊँगा और कल भी जाऊँगा, अगर आप कहेंगे आपको कल वीडियो भी भेजूँगा। मैं आवाम में रहता हूँ, आवाम में जाता हूँ, मुझे परेशानी नहीं होती। अगर कोई मुश्किल सवाल आता है उसका जवाब भी देता हूँ और लोगों के मसाइल को सुनता भी हूँ, अभी उसका जिम्मेदारी भी है। लेकिन क्योंकि अगर हमें ये बातें करूँगा क्योंकि इंटरनेशनली महंगाई हुई है, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आया है, ये बातें आम हो गई कि जब बहुत दिनों साथ यही तकलीफ करेंगे, सेनेटर साहब भी यही सब कुछ कहेंगे कि भी हम कंटेनर पे क्या खड़े कर कहते थे, क्या नहीं कहते थे। लेकिन उस वक्त की सूरत हाल और इस वक्त की सूरत हाल में जमीन आसमान का फर्क है ना।
ना कोविड था, ना बीमारी, ना वबा, ना कुछ हालात। आफ्ताब साहब, मैं वापस आपकी जानिब आती हूँ, थोड़ी ऑडियो भी मजीद बेहतर हो जाए। आपकी तरफ आऊंगी बलोच साहब। ये बहुत बड़ा एक रिलीफ पैकेज, तारीख का पाकिस्तान की बड़ा रिलीफ पैकेज जो दिया गया हुकूमत की तरफ से, फरमाइएगा आप समझ पाए कि आवाम कैसे हासिल कर सके? कोई तरीकाकार आपने समझा हो कि आप अपने हल्के के लोगों को समझा सकें कि वो कैसे इसको हासिल कर सकते हैं, कैसे अपने लिए सब्सिडी ले सकते हैं या आसानी ले सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आयशा, सूरत-ए-हाल ये है कि ये कोई रिलीफ पैकेज नहीं, ये तो एक टोपी ड्रामा था और 120 अरब का जो अनाउंस किया गया है, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो कभी तो ये कहते हैं कि ये जो रिलीफ पैकेज है ये 2 करोड़ गरीब ख़ानदानों के लिए है, कभी ये कहते हैं कि इससे 13 करोड़ मुस्तफ़ीद होंगे। अगर आप कैलकुलेशन करें, एक घर में 6 अफराद हों तो 154 रुपीज़ आते हैं, तकरीबन 154 रुपये। जिस दिन वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, सेम उसी दिन आपने देखा कि चीनी की कीमत बढ़ गई। उसी रात जो आवाम को खुशखबरी मिल गई कि उनके ऊपर पेट्रोल बम भी चला दिया गया है और वो रिलीफ पैकेज जो था वो आने से पहले ही अपनी मौत खुद मर गया और धुएं की तरह उड़ गया। जिस मुल्क में जिस दिन रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया हो उस दिन चीनी के रेट बढ़ जाएं, उस दिन आटे के रेट बढ़ जाएं, उस दिन पेट्रोल के रेट बढ़ जाएं, तो 154 रुपये जो पर हेड आएगा वो उस 154 रुपये में उसको क्या क्या मिलेगा? ये 154 रुपये जो उनको मिलने हैं, ये बताएं कि ये कब से स्टार्ट होने हैं, ये किस तरीके के साथ मिलने हैं? चवन में से 55 तो निकाल दे ऊपर के, क्योंकि पेट्रोल भी 8 रुपए बढ़ा है, चीनी के ऊपर भी 20-25 रुपए बढ़ गए हैं, कुछ दालों और घी पे भी बढ़ चुके होंगे, आटा भी आगे जा रहा है, तो वो 100 रुपए बच गए मेरा ख्याल से। 54 हटा दें ऊपर के 3 दिन में, तो 100 रुपये में तो धक्के भी नहीं मिलता। कोई आप किसी को कहो ना कि भाई 100 रुपया ले लो और मुझे धिक्का दे दो, तो वो कोई धिक्का भी देने के लिए तैयार नहीं। ये कौम के साथ मजाक है। और दूसरी बात ये है कि ये 120 अरब भी किसी एंड से निकाला जाएगा ना, या आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल लेंगे या आप किसी और एंड से पैसा निकाल लेंगे। ये तरीका नहीं होता। तरीका ये होता है, आपने देखा था जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त चीनी का रेट 50 रुपए था, कोई किसी को लाइनों में नहीं लगना पड़ता था, लोगों को ये बताना नहीं पड़ता था कि इन 10 लोगों को मिलेगा और इन 10 लोगों को नहीं मिलेगा। हमारे वक्त में आप ये बताएं कि आटे का रेट जो था वो कंट्रोल रेट था, बिजली जो थी जिम्मेदार को तो 5 रुपए का यूनिट मिलता था, जो अब आज 12-14 रुपए पर यूनिट पहुंच चुका है। इसी तरह से दालों की, सब्जियों की तमाम चीज़ें जो थीं वो कंट्रोल में थीं और हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ थीं वो बड़ा इफेक्टिव रोल अदा किया करती थी। आज सूरत-ए-हाल ये है कि जिस तरह से ये हुकूमत इनकम्पिटेंट है, उसी तरह के इनकम्पिटेंट इनका पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम है कि जो अगर कोई किराना स्टोर, अगर कोई जो बाजार हैं जहां पर महंगाई, जहां पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कायम करना है, वो भी ये लोग ठीक है। बलोच साहब, मैं तरीकाकार पर आती हूँ। जाहिर बात है अब 3 साल में मामला जहां आ गया है, वाकई क्या आज इस तरीकाकार को लेकर कोई और भी चल सकता है या नहीं? लेकिन तंगी साहब ने हल निकाल लिया अपने लिए, अपने पता नहीं उन्होंने अपने हल्के के लोगों के लिए कोई आसानी की इस रिलीफ पैकेज से या नहीं। सेनेटर साहब फरमाइएगा, कोई हल्के के लोगों को समझाया है कि इस रिलीफ पैकेज से वो कैसे सहूलत ले सकते हैं, या किसी ने आपको पूछा हो कि समझा देंगे, समझ में नहीं आ रहा और आपने तो हल निकाल लिया कि आप साइकिल पे चले गए? देखिए, थैंक यू सो मच आयशा। अभी देखिए, जहां तक रिलीफ की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले दिन ये कहा कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा फिर कौम को गुमराह करने और वो मजाक करते हैं तकरीबन 3.5 साल से। जो उसने इलेक्शन कैंपेन में जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो, जो प्रोग्राम दिया, वज़ीर आज़म ने अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं किया, वो कठपुतली होता है। लेकिन ये 3.5 साल से ये पहला मजाक नहीं है, ये वो मजाक है जो कभी कहते हैं कि भाई 2 रोटी की जगह पे 1 रोटी क्यों नहीं खाते हैं, और टमाटर की जगह दही क्यों नहीं खाते हैं, डॉलर की कीमत बढ़ जाने से पाकिस्तान का फायदा है, और रोटी की जगह पे आम क्यों नहीं खाते हैं। तो ये ड्रामे चलते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर हमेशा कौम के साथ मजाक करके आ रहे हैं। लेकिन मैं रिलीफ की बात नहीं करूं इसलिए कि ये मजाक मगर आपने तो अमल शुरू कर दिया ना, आपने तो पेट्रोल बचाने के लिए साइकिल इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आप हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू के करीब हैं। फिर देखिए आयशा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मैंने कल ये मैसेज दिया सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जब पार्लियामेंटेरियन इतनी परेशान है और आप ऐसा करें कि 20-25 सेनेटर निकाल के इस
इसी तरह 50 साल की बाकी सी इंडिविजुअल कैपेसिटी में और अगर आपको दिल की बात बताएं तो कोई भी बंदा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक मैसेज था, मैंने इसको दिया, लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं रिस्पांसिबल हूं, मेरी कुछ पॉलिटिकल और मॉरल रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है। लेकिन बिलीव मी आयशा, मैं आपको बता दूं कि मैं गांव से ताल्लुक रखने वाला बंदा हूं, मैं एक अवामी सीनेटर हूं, मेरे पास लोग मिलते हैं और मैं अवाम के साथ उठता हूं, बैठता हूं, जिंदगी गुजारता हूं। आज और कल से हम जो देख रहे हैं, खवातीन बददुआएं देते हैं और रोती हैं। मार्केट में आप निकलें, वो जो एजेड लोग हैं, जो डिसेबल हैं, जो अर्पन्स है, जो विडोस हैं, वो रोते हैं और इमरान को बददुआएं देते हैं, इस हुकूमत को बददुआएं देते हैं, इसलिए कि सफेदपोश लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक दफा फिर हमारे जो इमिनेंस साहिबान हैं वो फिर भी टॉक शो पे आके बात करते हैं। मैं सलूट करता हूं इनकी हिम्मत को कि आज होना ये चाहिए था कि ये टॉक शो पे ना आते, आंखें न मिलाती, लेकिन इनकी आंखों में भी जरूरत है, इनकी जुबान में भी ताकत है कि पाकिस्तान की 22 आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, अजीरन करने बिल्कुल अवाम बड़ी मुश्किल में है। आफ्ताब जहांगीर साहब, जैसे सेनेटर साहब कह रहे हैं, हम भी गुज़िश्ता रोज रोड पर गए, लोगों से बात करने की कोशिश की। एक तो रिलीफ पैकेज नहीं कौम की समझ में आ रहा कि ये क्या है। जिस तरह से बताया गया वजारत खजाना के तर्जुमान की जानिब से, उसको अंडरस्टैंड करना और समझना, और वो तबका जो बिल्कुल नीचे है उसके पास वो वेब पोर्टल नहीं है, वो खुद को रजिस्टर कराए, फिर आपको बैंक अकाउंट्स देने हैं और फिर आप रजिस्टर होंगे, ये तमाम प्रोसेस होगा तो वो आपको सब्सिडी खरीदारी पर मिलेगी। सर, कोई आसान तरीका आप समझा सकें अवाम को कि किस तरह मिल सकता है? ये तो वाकई कोई लॉलीपॉप दिया गया है बड़ा सा रिलीफ पैकेज कह के, 4 दिन बाद अवाम को अता पता नहीं है कुछ। देखें, अच्छा चलें आशा, इस बात के तो हम भी तहकीक करके आपको मैं बता दूंगा बड़ा आसान तरीका कि ये किस तरह होगा। मैं भी अभी कराची में हूँ, इंशाल्लाह मैं मंडे को जाऊंगा इस्लामाबाद, उनसे पूरी तफसील लेकर आपको बता दूंगा। अभी मैंने आपके कैमरामैन से पूछा, अभी मेरे भाई ने ये कहा, अभी साइकिल पर गए, वो इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है, ये वॉक करके भी जाएं, साइकिल पे भी जाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और लोग कहते हैं वॉक करनी चाहिए, मुझे भी डॉक्टर कहते हैं वॉक करनी चाहिए, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं। लेकिन अभी मैंने आपके कैमरामैन से पूछा कि आप थोड़ा सा डिले क्यों हुए, उसने कहा इतना ट्रैफिक था, जाम था ट्रैफिक, जिसकी वजह से हम डिले हुए। मैं आपको मैं ये नहीं कह रहा, इन्होंने एक बात की है, यकीनन परेशानी है, मैंने पहले आपको ये कहा कि परेशानी है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि देखिए मंडी के अंदर जाएं तो 5 रुपए किलो टमाटर मिलता है, उसको यहां पहुंचाने में है, मार्केट में लाने में उसको 50 रुपए किलो तक पहुंचा देते। ये मिडिल मैन का किरदार है, इसको खत्म करना होगा। ये शुगर का मैं अगर अब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलूंगा कि ये प्राइवेट कलामी की माजरत, जब आप ट्रैफिक जैम कह रहे हैं सर, वो भी बिल्कुल आप महंगाई की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस नहीं है। नहीं आयशा, आप सुन लेना मेरी बात, जब मैंने मिडिलमैन तो पुराना मामला है ना। आप पहले मेरी बात सुन लें, मेरी बात से आप इख्तलाफ करें। जी अच्छा, मेरी बात से आप इख्तलाफ करें, मैंने बलोच की बात में बात नहीं की उनकी। देखिए जी, मैं ये समझता हूं कि महंगाई है, मैंने आपसे पहले ये कहा, एक तबका जो है उससे अफेक्ट हो रहा है, उसके लिए हमें यकीनन परेशानी है, हम कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं आपको अभी, आप जब चंद लोगों के पास जाते हैं, कोई आदमी भी मीडिया का कैमरा देखकर ये नहीं बोलेगा है, वो मैं भी जब था ना तो मैं भी यही बोलता था ये बड़ी तकलीफ है। लेकिन जब मैं लोगों में जाता हूं, उनके मसाइल डिफरेंट हैं, वो इसमें चीने आटे की बात नहीं कर रहे। आज मैं कहता हूं, मैं आज आपके प्रोग्राम से ऐलान कर कहता हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर से दरखास्त करूंगा कि ये जितनी शुगर मिले, चाहे वो पीटीआई वाले की है, चाहे वो किसी की, उनको नेशनलाइज कर लें, उनको नेशनलाइज कर लें। मैं उनसे आपसे मैं इनसे प्राइम मिनिस्टर से दरखास्त करूंगा कि जितनी शुगर मिले हैं, चाहे वो सिंध के अंदर है, पंजाब में, केपी के, बलोचिस्तान, जहां भी है, उनको नेशनलाइज कर लिया जाए। ये जो ब्लैक मेलिंग की सिचुएशन है, अगर आप कानून के नीचे नहीं ला सकते तो फिर कानून बनाइए। आफ्ताब साहब मेरी बात सुनिए, आप रोड पे जाएंगे, आफ्ताब साहब मेरी बात सुनिए, आफ्ताब साहब मेरी बात सुनिए, कल हमें ऐसे भी गिनती में कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? आफ्ताब साहब, गिनती में 1-2 लोग या आटे में नमक के बराबर ऐसे भी मिले जो इमरान खान साहब की बात कर रहे थे और उनके साथ खड़े हैं, बट बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमें भरोसा ही नहीं रह गया, हमें यकीन ही नहीं है, जो बात करते हैं, जो वादा करते हैं, जो दावा करते हैं, उस पर यू टर्न ले लेते हैं। अब इसकी बहुत बड़ी मिसाल तो एक दिन पहले हुई, 1 तारीख को तमाम वज़रा क्रेडिट ले रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अवाम का ख्याल है, हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे। अगले दिन आप ऐलान करते हैं 3 तारीख को रिलीफ पैकेज का, और 4 की रात गए आप लोग 8 रुपए का पेट्रोल बम फेंक देते हैं। सर, आप यकुम को ही बढ़ा लेते, 3 दिन अपनी वाह करवाने के लिए रखा था। सर, अवाम से सच बोलने, सीधी बात के अवाम अंडरस्टैंड करेगी, बट यू टर्न हर बात पर ही, हर बात पर। हम सच ही बोलते हैं, हालात के देखे, मतलब 3 दिन में आपको ख्याल है कि पेट्रोल की कीमत बढ़नी चाहिए।
अच्छा, ये इंटरनेशनली ये सूरत-हाल बनी हुई है, लेकिन सर वैसे चेक कर लीजिएगा, आलमी मंडी में कल ही पेट्रोल की कीमत नीचे गिरी है, कल ही कीमत गिरी है सर, आलमी मंडी में कल गिरी है कीमत, और आप यकीन कर लें कि जिस दिन आपका ऐलान आया उसके एक दिन बाद गिर गई है ये कीमत, और इसका मतलब है आप लोग सिंक नहीं है। अगर तो कीमतें यकूम और 16 पे बढ़ रही तो उन्हीं तारीखों पे बढ़नी चाहिए, क्योंकि अवाम भी ज़हनी तौर पर तैयार थी। आप एक दिन ये बोलें कि हम नहीं बढ़ा रहे, हमें बहुत ख्याल है, आप रिलीफ पैकेज का ऐलान करें, वाह वाह समेटें कि हमें बड़ी फिक्र थी, और अगले दिन आप रात सोए अवाम के सर पे पेट्रोल। यार आयशा, मुझे बताओ कि महंगाई का मतलब यह है कि लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो जाए, रोडों से गाड़ी खत्म नहीं हो रही, रोडों पे गाड़ी लगी हुई है, होटलों पे, शादी हालों पे, चाय के कैफेों पे। मैं आप ये रिलीफ गवर्नमेंट का देना जिम्मेदारी है, लेकिन आप ऐलान करते हैं 90 रुपए चीनी मिलेगी बाजार में, ये पैमाना है, ये पैमाना है। यूरोप के अंदर यही सब कुछ हुआ, मिडिल ईस्ट में ये सब कुछ हुआ कि लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हुई तो लोगों ने स्टोरों में जाना बंद कर दिया। यहाँ पर अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि महंगाई। अच्छा बलोच साहब, वैसे अभी आपने वही मशवरा दिया जो आपके साथी भी देते हैं कि एक रोटी कम खा लें, चाहे 9 दाने चीनी के कम कर लें या 9 वाले। तो मैंने एक रोटी का कम का नहीं कहा, लेकिन मेरे नबी ने भी कहा कि मुश्किल वक्त में कम खाना खाओ। आफ्ताब साहब, आवाम को इतराज ना हो, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर भी सड़कों पर पैदल चलना शुरू कर दोगे। चले बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है, साइकिल का इस्तेमाल कर लें। अगर वो समझते हैं कि अगर साइकिल का दुनिया के अंदर साइकिल का इस्तेमाल होता है, जैसे अभी तंगी साहब ने किया है, इसको कंटिन्यू रखें, इसको अपने इलाके में भी लेके जाए साइकिल को, क्यों नहीं लेके जाते? आप साइकिल पे मैं कंटिन्यू रखूंगा इंशाल्लाह, मैं साइकिल ही किया होगा। अगर दोबारा तंगी साहब आप गाड़ी में बैठे तो मैं समझूंगा आप झूठ बोल रहे हो, आप ड्रामाबाजी कर रहे हो, दोबारा गाड़ी में मत बैठना, साइकिल इस्तेमाल करना। तंगी साहब, अब आपकी किस्मत में साइकिल, अब दोबारा तंगी साहब गाड़ी पे मत आना। अच्छा, जब तक आपकी हुकूमत ना आ जाए, मुझे जब तक 50 रुपए की चीनी ना आ जाए, साइकिल पे मत आना। जी सेनेटर साहब फरमाइए। ये ड्रामेबाजी ना करें आवाम के साथ। सेनेटर साहब सुन ले वो क्या कह रहे हैं, क्या आप भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं? देखिए एक 4 कदम पे साइकिल पे जा रहे हैं, बाइक किराए साइकिल पे जाना है तो वहां से लेकर वो भी कह भी रहे थे कि वो साइकिल सीखना शुरू कर दिया उन्होंने। जाओ आफ्ताब साहब, अभी कह रहे थे साइकिल भी सीखनी शुरू कर दी अभी प्रोग्राम से। तो अभी वो खुद कहते हैं गरीब आदमी हो, इसका मतलब है सारी जिंदगी गाड़ी चलाते रहे, अब साइकिल सीखने लग गया। अच्छा आफ्ताब साहब सुन लेना उनकी बात, बलोच साहब की तरफ सुने आफ्ताब, इन बातों पे अवाम आपको माफ नहीं करते हैं। अभी आपके नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पर एतमाद खत्म, उसकी टीम पर एतमाद खत्म। अभी सुने ना, मैं भी बताऊंगा इलेक्शन जीत कर। हिम्मत करें, आप मेरी बात को सुने, आप मेरी बात को, वरना फिर मुझसे आप बात नहीं कर सकते हैं। जी सेनेटर अभी तक कोई ऐसा पार्लियामेंटेरियन है जो मुझसे फिर बात करे। आप मेरी बात सुने। देखिए आयशा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कौम के साथ मजाक करे ना, और जो पूरी पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जो बददुआई देते हैं, इनकी जो आखिरी जिंदगी है इनकी प्राइम मिनिस्टर की, ये सलाहों के पीछे होगी, ये पूरी जिंदगी सलाहों के पीछे रहेंगे। ये मैं आपको बता दूं, इसने पाकिस्तान के गरीब अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। आज गरीब अवाम को बच्चों को गरीब अवाम की बात करते हो यार, लैंड क्रूजरों पे बैठ के गरीब अवाम की बात करते हो। ये आप तुम्हें बता, जिस दिन शहबाज शरीफ साइकिल पर बैठकर बात करेगा गरीब की, तो तब मैं समझूंगा। आफ्ताब जहांगीर साहब देखिए, आपको तो फिर लीडरशिप आपकी भी लैंड क्रूजर में बैठ के नारे लगाती रही जब 4 साल एहतजाज होता रहा। हमारी शिकायत नहीं है के खिलाफ, आप भी कोर्ट पे खड़े होंगे। मसला ये नहीं कि वे फॉरवर्ड भी आप निकालने को तैयार नहीं। अच्छा, मुझे अली गौहर बलोच साहब को शामिल करने दे, बलोच साहब को शामिल करने दे। बलोच साहब, सवाल कुछ आगे बढ़ाते हैं। अभी आफ्ताब जहांगीर साहब ने कुछ लॉजिक्स दिए महंगाई को लेके और आलमी कीमतों की भी बात। लॉजिक नहीं, लतीफा सुनाया। अच्छा जी, लतीफा सुनाया। नहीं सर, मेरे लिए तो हुकूमत का मौकिफ है। बलोच साहब, सवाल यह है कि शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि अगर ये जो बिजली की कीमत में इजाफा है ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं इसी तरह पेट्रोल की कीमत में जो बड़ी है कीमत, ये लेवी और सेल्स टैक्स अगर हम कम ना लगाते, यानी कि जो लगना चाहिए था लगा देते, तो पेट्रोल 180 रुपए पर होना चाहिए था। यानी हुकूमत ने अपना पेट काट कर अवाम को रिलीफ दिया है पेट्रोल में। फरमाइए सर। देखें आयशा, मैं एक तो गुजारिश ये करूंगा, मेरे दोनों भाई मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन प्रोग्राम का कोई डेकोरम होना चाहिए कि सब अपनी बारी पर बात करें, और जब एक बात करे तो दूसरा उसकी बात गौर से सुने। जी।
और मैं खामोशी के साथ आप तमाम तीनों लोगों की बातें सुन रहा था, लेकिन आप फिर भी मुझे टाइम नहीं दे रहे थे। जी सर। लेकिन देखें, मैं जिस तरह से मैंने खामोशी से बात सुनी, उम्मीद है कि जो भी मेरा हिस्से का टाइम होगा मेरी बात मौक़िफ़ सुनेंगे। गुजारिश ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में इस वक्त जब हमारा नालायक प्राइम मिनिस्टर कीमतें बढ़ा रहा था तो उन्होंने कीमतें कम करने का अनाउंस किया है। 5-6 रुपए पेट्रोल पे कम किया है, 8 रुपए उन्होंने के 10 रुपए डीजल, हाई स्पीड डीजल पे किया है। इतनी स्पीड के साथ पेट्रोल की कीमतें तेल की नहीं बढ़ी जितनी स्पीड के साथ इन्होंने ऊपर टैक्स बढ़ाए हैं। और ये मिसालें देते हैं इंडिया की। इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल इनके हाथों ये हो चुकी है कि हमारे खित्ते के जितने ममालिक हैं, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इवन अफ़गानिस्तान, इस वक्त हमारी करेंसी वैल्यू जो है वो तमाम ममालिक से आपने इतनी डिवेल्यूएशन कर दी है, पाकिस्तान के रुपए को इतना वो टका टोकरी कर दिया है कि मतलब है कि वो उसमें कोई चीज़ आती नहीं है। और ऊपर से आप महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। जब आपके वज़रा आपकी काबीना में बैठकर चीनी के ऊपर पैसा कमाएंगे और खाएंगे, जब आपके माफियाज और आपकी एटीएम मशीनें आटे को भी माफ़ नहीं करेंगे, जब आपको खैरात में मिला हुआ जो कोरोना का फंड है उसके ऊपर भी ऑडिट पैरस बनेंगे कि आप उस पैसे को, आवाम के उस खैरात को भी आप लोगों ने हड़प कर लिया है, तो फिर आप सोचें कि वो गवर्नमेंट क्या डिलीवर कर पाएगी और क्या महंगाई कम करेगी। जिस रात आपने रिलीफ पैकेज, जिस दिन आपने रिलीफ पैकेज का प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, उसी रात आपने अवाम को तकलीफ पैकेज भी दे दिया। अब पाकिस्तान के अवाम को तो ये समझ नहीं आ रही कि ये रिलीफ पैकेज है या तकलीफ पैकेज है, जिसमें ये नहीं पता। एक टॉक शो में बैठा था तो एक खातून फरमा रही थी कि 70 लाख जो करियाना स्टोर हैं, दूसरे टॉक शो में गया तो उन्होंने कहा नहीं जी 7 लाख करियाना स्टोर को ये वो कहा जाएगा कि वो भाई मतलब है कि वो इस पर लोगों को रिलीफ दें। 154 रुपए के रिलीफ में आप क्या क्या चीज़ खरीद सकेंगे। इस वक्त इनकी नालायकी की सबसे बड़ी वजह, जिसको ये तस्लीम नहीं करते, वो इनकी करप्शन है। और इस पूरे मुल्क को आप देख लें कि लेजिस्लेशन की बजाय ये ऑर्डिनेंस के जरिए चला रहे हैं। मतलब है कि रोज नया ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं। और अभी नैब के जरिए इनको ये शर्म नहीं आई कि नैब में तरमीम करके अपने आप को एनआरओ दिया, अपनी पार्टी को एनआरओ दिया। और एनआरओ भी आयशा इस तरह से दिया कि 2 बार उसमें अमेंडमेंट की है उस ऑर्डिनेंस में और तरमीम की है। और सिर्फ ये कहते हैं कि उसमें क्लियर कट लिख दिया गया, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि पीटीआई के किसी वजीर और किसी मशीर और किसी मेंबर पार्लियामेंट का एहतसाब नहीं हो सकता, लेकिन ऑपोजिशन को हर तरह से विक्टिमाइज किया जा सकता है। हमारा वो टाइम था जब हम लोगों को बिजली का यूनिट सस्ता दिया करते थे, जब हम चीनी सस्ती दिया करते थे, जब हम आटा सस्ता दिया करते थे, जब अस्पतालों में फ्री अद्वियात मिलती थी, जब अस्पतालों के अंदर टैक्स वो उनको पर्चियों के पैसे नहीं अदा करने पड़ते थे। आज आप देख लें कि आज गैस महंगी है, आज बिजली महंगी है, आज आटा महंगा है, आज चीनी महंगी है। अब हम किस तरफ जाएं? अस्पतालों में जाएं तो अद्वियात नहीं मिलती। ये कभी कहते हैं कि हमने हेल्थ कार्ड दे दिया, कभी कहते हैं कि ये रिलीफ पैकेज दे दिया। ये फ्रॉड आप टीवी पर तो बयान कर सकते हैं आपके किराए के तर्जुमान। आफ्ताब जहांगीर साहब तो शरीफ आदमी है, इनकी तो कोई शुगर मिल नहीं है। लेकिन जो इमरान खान न्याजी की एटीएम मशीनें हैं, वो तो दिन रात पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटे जा रही हैं। अब आपने चेयरमैन नैब का, पहले आपने ये कहा था कि वो जनाब उसका मतलब है कि उसको हटाने के लिए वो जुडिशल कमीशन वाला, जजेस वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। अब आपने अमेंडमेंट में कर दिया है, ये कह दिया है कि वो जनाब प्रेसिडेंट जो है वो उसको फारिग कर सकता है। इसका मतलब है कि कोई चेयरमैन जो होगा नैब का, वो किसी एमएनए, एमपीए, वजीर और मशीर का एहतसाब नहीं कर सकता। सीधी सी धमकी है, जब उसका एहतसाब करेगा तो वो उसको तब्दील कर देगा। ठीक है, बात करने का मकसद है कि हम पाकिस्तान के हालात को किस नहज की तरफ लेकर। लेकिन आपने जहां जाके हुकूमत पर इल्जाम करप्शन का लगाया, ये हुकूमत करप्शन कहकर आई कि इस ऑपोजिशन में, जो अब ऑपोजिशन है, बहुत करप्शन है। और आज वही ऑपोजिशन इस हुकूमत को कह रही कि करप्शन पर आकर फुल स्टॉप हो गए। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले आप बलोच साहब की बात सुन रहे थे। अभी आफ्ताब साहब ने बात की और हुकूमती वुज़रा की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बताया गया है कि जो चीनी की कहा जाए किल्लत हुई या कीमत बहुत ऊपर चलेगी, कंट्रोल में नहीं रही। मुख्तलिफ बयानात में सिंध हुकूमत को खास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया गया कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर चीनी की पैदावार की तरफ नहीं जाया गया, वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया, जिस बायस पूरी कौम ये चीनी का बहरान और कीमतें देख रही है। सेनेटर साहब, ये वफाक और सिंध एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं, अवाम का नहीं कोई सोचता, क्यों आप लोगों ने पहले से इसको देखते हुए इक़दामात नहीं लिए? देखिए आयशा, जो इनके फेडरल मिनिस्टर, जो इंफॉर्मेशन फेडरल मिनिस्टर है, उसने सिंध का नाम लिया, उसने जरदारी साहब का नाम लिया। अभी मेरे भाई ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि इसको नेशनलाइज करे। भाई, आपकी हुकूमत है, आपकी ज़िम्मेदारी है अवाम को रिलीफ देना, आपकी ज़िम्मेदारी है अवाम को खुशहाल रखना, आपकी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करना। ये आपकी ज़िम्मेदारी इसलिए है कि नो डाउट कि इमरान इज़ द सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट हमने जब ओथ लिया तो मेरे चेयरमैन ने कहा था कि अगर हम ओथ इसलिए लेते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत पार्लियामान में कोई कानून साजी ले आए इदारों के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, हम इसको सपोर्ट करेंगे। और मेरे चेयरमैन ने और इसी तरह बाकी लीडरशिप ने भी सपोर्ट करने के वादे भी किया और ऐलान भी किया और ऑफर भी किया। लेकिन सर, आप उनको सपोर्ट तो नहीं करते किसी कानून साजी, फिर उनको ऑर्डिनेंस लाने पड़ते हैं, कानून साजी लगता है आप लोग इधर उधर हो जाते हैं। देखिए, कानून साजी तब मुमकिन है कि ये फैसला मुसल्लत न करे अगर हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क को दिया, अगर हमने 18 अमेंडमेंट इस मुल्क को दिया है, तो हमने कंसेंसस से अपोजिशन लीडर को ऑन बोर्ड लेके उनकी स्टेटस को तस्लीम करके पार्लियामानी लीडरशिप के साथ बैठ के हमने ये पाकिस्तान को ये डीड्स दिए, ये कारनामे दिए हैं। लेकिन आज अगर सेलेक्टेड साहब अपोजिशन अपनी करप्शन को छुपाने के लिए और अपने आप को ट्रांसपेरेंट साबित करने के लिए अपोजिशन लीडर के स्टेटस तस्लीम नहीं करते, तो कानून साजी कैसी होगी? लेकिन मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। अगर सिंध में हम गलत करते हैं तो ये हुकूमत में है, ये फरियाद न करे, ये एक्शन ले। और अगर जो भी, जैसे मेरे भाई ने अभी कहा कि भाई जो गुनहगार है, जो मुजरिम है, उनको सजा मिलनी चाहिए, तो हमने तो वेलकम किया है, हम तो हमेशा वेलकम करेंगे। लेकिन क्या आपके जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त माफिया का सरगोना नहीं है? उसकी एक तरफ दूसरी तरफ माफिया नहीं बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं माफिया को पकड़ूंगा। तो कौन से माफिया को आप पकड़ेंगे? उस माफिया को जिसके आप खुद सरगोना है। आपकी एक तरफ दूसरी तरफ माफिया नहीं बैठी है, आपके साथ पंजाब के बड़े डाकू नहीं बैठे हैं, आपके साथ वो ATM मशीन जिसने आपकी हुकूमत बनाई है वो कहां है इस वक्त? आपके गंदम चोर, आपके आटा स्कैंडल, आपके चीनी स्कैंडल, आपके वैक्सीनेशन स्कैंडल, आपके मेडिसिन स्कैंडल, आपके RNG स्कैंडल, आपके रिंग रोड स्कैंडल कहां हैं और कौन इन्वॉल्व है इसमें? वो आपकी हुकूमत में है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले। हम समझते हैं कि अगर मेरी लीडरशिप ने या नवाज लीडरशिप, नून की लीडरशिप ने जो कुछ किया है, आपने तो जेलों में डाल दिया। आप अपने शौक बिल्कुल पूरा करें, लेकिन कौम के साथ आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो वादे किए उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन क्या सिंध हुकूमत ने अपने हिस्से की चीनी सस्ती दे दी, अवाम के लिए सहूलत कर दिया? मैं इनसे पूछूंगी इनका, अब वो थोड़ा सा अपना भी बता दें कि क्या वहां पर चीनी सस्ती मिल रही है सिंध में? क्योंकि ये तो कहते हैं सूबाई मामला है, गंदुम पे भी यही रहा, आप लोग विफाक और सूबा सींग फंसाए रहा, अब चीनी पे फिर वही मामला। आप इमरान की ओपोटेज निकाल दे जब ये हुकूमत में नहीं थे और फिर इसकी केपी में हुकूमत थी, तो इसने बारहा ये कहा कि महंगाई को कंट्रोल करना, करप्शन को खत्म करना ये मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। तो अगर आज मुल्क में जिस चीज की कीमत ही बढ़ जाती है तो इसकी जिम्मेदारी ये नालायक वज़ीर-ए-आज़म है। चलें, ठीक हो गया। आफ्ताब साहब, ये फरमाइएगा कि क्या वाकई सिंध हुकूमत की वजह से, जैसा कि वफाकी हुकूमत बार बार कह रही है, चीनी पूरे मुल्क में नायाब और महंगी हुई, आप लोगों ने अपनी पूरी इसके ऊपर देख लिया है? क्योंकि सईद गनी साहब कह रहे हैं कि शॉर्टेज वफाक की वजह से हुई है। अच्छा आयशा, मैं आप यकीन करें कि आवाम के पास जाता हूँ, आवाम हंसती है, वो कहती है यार ये समझ नहीं आ रही। 18वीं तरमीम अभी इन्होंने जिक्र किया कि ये बड़े मुत्तफ़क़ा तौर पे लेकर आए, इन्हें ये पता था। देखिए मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरी जरा संजीदा गुफ्तगू, थोड़ी 2 मिनट मुझे जरूर दीजिए। जी सेनेटर साहब सुन ले। अच्छा सुन ले, मैंने आपकी बात में कुछ नहीं बोला, तो बलोच की आप भी मेरी बात सुन लें। देखिए पीपल्स पार्टी को ये पता है कि सिंध 2 हिस्सों में तकसीम है, रूरल और अर्बन के अंदर।
हमेशा हुकूमत जो बनाते हैं वो रूरल से बनाते हैं। ये वहाँ पर जिस तरह भी धौंस धांसी बडेरा इज़म जो भी करके वहाँ से ये अक्सरियत लेकर आते हैं, सिंध में गवर्नमेंट बनाते हैं। अच्छा, वफाक के अंदर, क्योंकि अगर वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो और सूबे के अंदर पीटीआई की हुकूमत हो, तो मैं फिर इनसे पूछूंगा, ये बताएंगे कि जी 18वीं तरमीम क्या होती है। लेकिन मसला ये है कि इनको पता है कि वफाक में पंजाब हमें रिजेक्ट कर चुका है, केपीके रिजेक्ट कर चुका है, बलूचिस्तान, तो सिंध की पावर हमें अपने पास रखनी है। यही बात मुस्लिम लीग नून की थी कि वो समझ रहे थे कि पंजाब में उनकी हुकूमत होगी, अगर वफाक में ना भी हुई तो हमारे पास पावर पंजाब की रहेगी। देखिए, जहां तक सूबे का मामला है, सूबे की जिम्मेदारी है, जब लॉ एंड ऑर्डर 18वीं तरमीम के बाद स्कूलिज्म, मेडिकल, हर चीज़ आपके पास चली गई, तो आपके पास ये भी जिम्मेदारी है कि आपके डीसी वो चेक करे प्राइसेस को, जो गवर्नमेंट आपके अनाउंस करती है, ये प्राइस है कि नहीं है। सिंध के अंदर शुगर के बेइंतहा है कि वो है फार्म्स हैं, शुगर मिले हैं। अगर ये समझते हैं कि जी हम सिंध में कंट्रोल कर सकते हैं तो ज़रूर अपने लोगों को रिलीफ दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सारी चीज़ें वफाक पे डाल देते हैं। इन्होंने चोर भी बनाया, हमें डाकू भी बनाया। एक साल और रह गया ना, 1.5 साल के बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आपको पास पूरा इख्तियार होगा कि आप चाहें जो भी चोर हो है उनको कटेरे में लेकर आए, उन्हें सजा दें। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि ऐसी कोई कानून साजी होनी चाहिए कि जो आदमी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है 5 साल तक इस अहल ना हो किसी दूसरे पार्टी में जाने और इलेक्शन मतलब हुकूमत ऐसा भी कानून लाना चाह रही है। अच्छा, मैं उसकी वजह बता रहा हूं कि आज जिनको ये चोर डाकू आयशा, ये जिनको आज चोर ये हंस रहे हैं, मैं आपको बताऊं, चोर ये जिनको आज चोर डाकू कह रहे हैं, कोई किसी जमात में जाना चाहे तो वो फिर इलेक्शन ही ना लड़ सके, ये भी प्लानिंग में है आफ्ताब साहब। नहीं तो अच्छा, ये देखे, ये अच्छी बात है, ये दुनिया में होती है, जापान में चले जाए, कहीं भी चले जाए, होना चाहिए। देखिए, उससे क्या है कि ये जो कहते हैं कि जी वो चोर डाकू, फिर जब इनके पास आ जाएंगे फिर क्या होगा है जो वो तो आपको भी नहीं मिले। मुझे आफ्ताब साहब कतर कलामी की माजरत, मेरा सवाल चीनी के मामले पर था, तो आप लोग किस नतीजे पर पहुंचे? चीनी महंगी हुई या नापैद हो गई, किसकी नाइली साजिश है? क्योंकि बलोच साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमारी बड़ी इफेक्टिव प्राइस कंट्रोल कमेटियां थी, हम बड़े कॉम्पिटेंट थे। और मेरा सवाल यह कि आपने तो बड़ी कोरोना टाइगर फोर्स भी बनाई थी कि जिसने कमेटियों ने काम करना था, वो भी कहीं गुम गई चीनी की तरह। सर मुझे अगर इख्तियार दे ना, सर इख्तियार सारे आपके, सर आप हुकूमत है, इख्तियार आपके, हम तो मासूम से सवाल करते हैं। सुन तो ले, जब आदमी देखे, नहीं आयशा, जब सुन ले बात, मुझे इख्तियार देना, या हंस रहे हैं तंगी साहब, इनके लिए साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाएगी। मैं ये इनको कह रहा हूं कि जब जितनी शुगर मिले, चाहे वो जरदारी की है, चाहे वो जहांगीर तरीन की है, वो जिसकी भी है, खुसरो बख्तियार की है, जिसकी मर्जी है, चौधरीयों की है, जिसकी भी है, उनको नेशनलाइज कर लिया जाए। ये मैं आपको मेरी अपनी जाती राय ये है, ताकि ये कहानी है कि ये कार्टेल बनाते हैं, ये माफिया है, ये है, ताकि फिर जिम्मेदारी हुकूमत की होगी कि हुकूमत कहेगी कि अवाम पूछेगी अब तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने इन चीजों के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं किया। ठीक है, देखिए बात ये है कि ये आपस में सब एक हैं, ये जब इनके मुफाद की बात आती है तो ये एक वकील करते हैं, ये कार्टेल हैं, ये इनसे लड़ना, इनसे, क्योंकि हर जगह या सिंध के अंदर कंट्रोल करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा इनको, मैं फिर कहूंगा कि जाके अवाम को या अपने हुकूमत को कि जब सिंध हुकूमत कंट्रोल कर सकती है तो आप क्यों नहीं करते। आफ्ताब जहांगीर साहब, मैं कायल होगी आपकी बात की। इमरान खान साहब भी ऑपोजिशन में यही कुछ कहते थे, मगर आप तो हुकूमत में बैठकर कह रहे हैं कि मुझे ये 2 सब दो तो मैं इन सब माफिया को पकड़ूंगा। वो भी कहते रहे हमने वजीर आजम बनाया है, तो अब वो कहते हैं माफिया काबू में नहीं है। बलोच साहब, अब आफ्ताब साहब को वजीर आजम बनाए तो माफिया को पकड़ेंगे। सवाल आपसे ये है कि अवाम के लिए तो आप लोग नहीं निकल पा रहे। आयशा आपकी हुकूमत है, आयशा मेरी बात सुन ले। आयशा टॉक शो में बैठकर बात करना, देखे आयशा टॉक शो में बैठ के बात करना और ये करना, ये अपनी जगह पर सही है और अपने मौक़िफ़ की वो करनी है, लेकिन मेन जगह जो है वो है पार्लियामेंट। कल इन्होंने क्या किया पार्लियामेंट के अंदर, ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हुए, इन्होंने नारेबाजी की, तकरीर की और उसके बाद बोला जी कोरम पॉइंट आउट किया और चले गए। और भाई अगर आपने कोई निशानदेही की है, महंगाई की निशानदेही की है, किसी चीज की है, तो हुकूमत का मौक़िफ़ भी तो सुन लो। अगर आप कोई तजवीज़ दोगे तो हुकूमत शायद सुनेगी, लेकिन आपने अपनी तकरीर करके और आपने इजलास खत्म करके चले गए।
पॉइंट है और फिर ये बातें करना। एग्रीड विद यू आफ्ताब साहब, बल्कि मेरे ज़हन में तो एक सवाल ये भी आता है कि जुमे के दिन पार्लियामान का इजलास क्यों होता है? वो आवाम जो भूख से मर रही है, जुमे को इजलास बुलाते हैं और उसके बाद हफ्ता इतवार छुट्टी, और आवाम के जेब और टैक्स के पैसे पर हमारे पार्लियामेंटेरियन अय्याशी करते हैं। मतलब थोड़ा तो सोचना चाहिए। आप पीर से जुमा इजलास बुलाएं और कंटिन्यूस 4 दिन बैठ के बात करें। बलोच साहब, आज पीडीएम का इजलास भी हुआ, पार्लियामान में आपने क्या किया? आफ्ताब साहब ने बता दिया। सर, कोई हिकमत अमली है कि सिर्फ नारे लगाने हैं जो ये करते रहे ऑपोजिशन में? जब इजलास हुकूमत बुलाती है तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है उस इजलास को चलाना। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो, सर हम है ना बैठे हुए, हम आपकी बात का वहां भी जवाब देंगे। सर आप बात आफ्ताब भाई, आप बलोच भाई, ये गलत बात है। आप कोरम पॉइंट आपको अपनी तजावीज देंगे, वो रिकॉर्ड होगी। अगर फिर आप बात करें, क्या कह रहे हैं? मैं चुप करूंगा। ये तरीका नहीं है, आप बात ही गलत करते हैं। कोरम हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी ना पार्लियामेंट चलाना, तो आफ्ताब साहब आपकी जिम्मेदारी है ना। आफ्ताब साहब आप कोई जिम्मेदारी तो ले लें। सर माफिया पकड़ा जा रहा है, कीमतें कंट्रोल हो रही है, लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा नहीं, सुन ले लॉलीपॉप नहीं दे रहा आफ्ताब साहब सर, अब आपसे पार्लियामान भी नहीं चलती है, आपसे ऑपोजिशन से बात, ना आपको पार्लियामान अच्छी मिली है, ना आपको ऑपोजिशन अच्छी मिली है, ना मेरे ख्याल से हम अवाम अच्छे, मीडिया वैसे पसंद नहीं है आपको। जिस तरह से ये अभी बात नहीं करने दे रहे। मैंने आफ्ताब साहब की बात, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं इनसे हरगिज तवक्को नहीं करता कि ये दूसरे की बात में मुदाखलत करें। गुजारिश ये है कि जब पार्लियामान का होता है तो कोरम पूरा करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। हम इसलिए कोरम पॉइंट आउट करते हैं कि हुकूमती मेंबरान जो हैं, जब सेशन गवर्नमेंट बुलाती है, जब उस पर प्रेसिडेंट साइन करता है, तो हुकूमत अपने मेंबरान को क्यों नहीं बुलाती कि वो आकर इजलास चलाएं? और ये सिर्फ इजलास पूरी हुकूमत आप देख लें, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी करके करते हैं। जो अभी इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाले हैं उसमें भी पार्लियामान के तो हक तलफी की है। पार्लियामान के जो हक है कानून साजी करने का, उसके ऊपर तो आपने डाका डाला है। आपने नैब के ऊपर जो ऑर्डिनेंस बनाए मतलब जारी किए हैं, उस पर 2 दफा आप अमेंडमेंट उसके ऊपर ला चुके हैं, और सिर्फ उसका मतलब जो है हुकूमत की चोरियां और डाके बचाना है। कोरम आप पूरा नहीं करते। हमने तो कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने उस दिन की स्पीच उनकी निकाले, उन्होंने कहा है कि इस हाउस में पता करें कि वो बंदा कहां है, हम उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जो कंटेनर पर खड़े होकर बड़े बड़े नारे लगाया करता था, जो कहता था कि भाई अगर मुल्क में महंगाई बढ़े तो वजीर आजम चोर होता है। ढूंढ रहे हैं। जिस मुल्क के वजीर आजम के ये हालात हों, होम मुल्क में जिसमें हालात ये हों कि जहां पर आप हर आए रोज कभी फाइनेंस का मिनिस्टर तब्दील कर देते हैं, कभी आप चेयरमैन एफबीआर को तब्दील कर देते हैं, कभी आप आईजी सूबों के बदल देते हैं। असल चीज जो थी कि जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नालायक है उसको तब्दील करना चाहिए। जो करप्ट और नालायक इस मुल्क के तमाम। बलोच साहब, आप पार्लियामान में मौजूद हैं, पीडीएम को लेकर आप लोगों ने 1.5 साल बड़ा एहतजाज किया, आज फिर कहा कि हम हतमी अपनी तहरीक चलाएंगे। सर, कोई पॉलिसी, कोई आपका कनेक्शन भी आवाम के साथ उस तरह नहीं है। आप लोगों से जो मैंने सवाल रखा, अगर हुकूमत इतनी गलत तौर पर चलाई जा रही है, गवर्नेंस नहीं है, तो अपोजिशन भी तो सर कहीं नजर नहीं आ रही कि अपोजिशन के पास कोई प्लान है आवाम के साथ खड़े होने का? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। ऑपोजिशन डे 1 से असम्बली के अंदर भी और असम्बली से बाहर भी आप देख लें कि पीडीएम की तहरीक जब से चली है, तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, हर रोज़ किसी न किसी शहर में एहतजाज होता है, हर रोज़ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जलसा होता है। ये वही मोबिलाइजेशन है आवाम की। जब आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात हुए तो 12 में से 11 सीटें इस हुकूमत ने हारी हैं। ये वो हुकूमत, अपोजिशन के पास कोई गम तो है नहीं कि वो किसी को फायर कर देगी या किसी वजीर को फायर कर देगी या प्राइम मिनिस्टर कर देगी। हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना होता है, हमने आवाम को महसूस करवाना होता है। मगर आप तो वो टफ टाइम नहीं दे पा रहे। टफ टाइम यही है असम्बली के अंदर। मुझे जब पीडीएम के जलसे होते हैं ये टफ टाइम नहीं है तो और क्या है। लेकिन हम इनकी तरह पीटीवी पर हमला नहीं कर सकते। हम इनकी तरह असम्बली के जंगले नहीं तोड़ेंगे, हम इनकी तरह प्राइम वो सुप्रीम कोर्ट के साथ कब्रें नहीं खोदेंगे। सर, पीपल्स पार्टी को वापस ला रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी को पीडीएम में ला रहे हैं। धरने देकर था अख्तर रसूल कौन था, पीपल्स पार्टी के लिए बिल्कुल सारे कौन थे, काले कोट पहन के कौन जाता था,
तो पीडीएम के टीओआर सुप्रीम कोर्ट पे हमले कौन करता था, ये सब कर चुके हो आप लोग, जरूर वो आ जाएंगे। आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप बार भाई आपने 126 दिन का धरना दिया, लेकिन आपने 126 दिन के धरने के बाद आपने देखा पुरअमन धरना क्या था। आप तो डी चौक के अंदर थे, आज तो आप लोगों, आज आप कहते हैं कि कोई और प्रोटेस्ट करे तो कितनी दफा कवर किया आपने धरने को, उनके ऊपर आप गोलियां बरसाते हैं, उनके ऊपर आप डंडे चलाते हैं, उनके ऊपर आप तकलीफ हुई। आप अपनी बार कहते थे कि ये हमारा आईनी और कानूनी हक है, क्या ये बाकी पाकिस्तान की अवाम का कानूनी और आईनी हक नहीं है? आपको ये तस्लीम करना चाहिए कि आप एक कठपुतली हुकूमत है। सेनेटर बैरमन साहब, कानून ने की इजाजत दी तो की है ना हुकूमत, और चले जाते सुप्रीम कोर्ट। सेनेटर बैरमन साहब, अभी जो हुकूमत को टफ टाइम देने की ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, और उसकी कल रिपोर्ट भी आ गई है। अमीन और सादिक और अमीन का खिताब किया है, चोर और डाकू तो आपके लीडरों को दिया, जो झूठे भी हैं। जब वो सऊदी अरब में गए तो अल्लाह के घर में बैठ के झूठ बोला कि कोई फायदा करके नहीं आया। अल्लाह के घर में बैठ कर ये आपको जो बेबरकती है, ये अल्लाह के घर में बैठ कर कहा पूरी शरीफ पर पाकिस्तान के अंदर के लिए रखे, एक एक करके बात करें। साहब आफ्ताब साहब प्लीज, इमरान खान, बलोच साहब, आफ्ताब साहब प्लीज पाकिस्तान के क्रॉस टॉक नहीं करें, मुझे आप लोगों के माइक बंद करना पड़ रहे हैं। सर प्लीज, आप लोगों के माइक मैंने खुद बंद किए हैं ताकि काफी हीटेड बात हो गई है। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, अगर ये तहरीक आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कोई दम नहीं लग रहा अभी तक पीडीएम में। सर कोई बर्फ पिघली है, पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस जाना चाहती है, महंगाई को ही लेकर एटलीस्ट पार्लियामेंट के अंदर या बाहर आप लोग कोई मौसर आवाज बन सकेंगे? तंगी साहब देखिए आयशा, मैं आपको बता रहा हूं कि जब से हमने पीडीएम, जब आयशा जिस दिन से हमने पीडीएम छोड़ी है, आपको मालूम है कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू की है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में भी है। और इसी तरह हम जब पार्लियामान से बाहर की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साथ साथ लोकल लीडरशिप आवाम के साथ है, रोड पे है, और हम भरपूर तहरीक चला रहे हैं महंगाई के खिलाफ। लेकिन जहां तक पीडीएम की बात है तो पीडीएम को तो हमने उसी दिन भी कहा और आज भी हम कह रहे हैं कि अगर छुटकारा हासिल करने, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए तो हम छुटकारा आसानी से ले, और इस कठपुतली को, नालायक वज़ीर आज़म को हम घर भेज सकते हैं। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी, चाहे वो पार्लियामान के अंदर हो या पार्लियामान से बाहर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लियामान के अंदर भी अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं, अपोजिशन लीडर के साथ खड़े हैं, और इसलिए कि हम अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम करते हैं। लेकिन बाहर चेयरमैन की हिदायत पे पूरे चारों सूबों में पीपल्स पार्टी के पास आज भी नो कॉन्फिडेंस मूव ही एक ऑप्शन है जिसको वो समझती है कि उसके साथ चल सकती है पीडीएम के साथ। ठीक है, अच्छा एक और बयान जो वजीर आज़म इमरान खान का है, गुज़िश्ता रोज की उनकी तकरीर में उन्होंने कहा कि 3 साल बाद हमें रोज रोज मत पूछें हमारी कारकर्दगी या तमाम मसाइल, 5 साल का वोट है इसलिए 5 साल बाद पूछा जाए। तंगी साहब आप ही रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, क्या हुकूमत के पास ये मार्जिन होता है कि 5 साल तक बिल्कुल ना कुछ पूछा जाए, ना सवाल किया जाए और कारकर्दगी पर बात 5 साल बाद हो इलेक्शन के टाइम? नहीं, देखिए पहले तो इसने 3 महीने खुद कहे थे कि 3 महीने में मैं पाकिस्तान का तकदीर बदल दूंगा, फिर 6 महीने, फिर 10 और फिर 2 साल। हमने कहा था कि आप 5 साल के लिए वज़ीर आज़म हैं, लेकिन सर मैंने सबका कमेंट लेना है, आवाम को तबाह करें और हमसे न पूछिए, ये मुल्क को तबाह करें और हम आराम से, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ। ठीक है, बलोच साहब मुख्तसर कमेंट आपसे भी कि 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं, वो कहते हैं 5 साल से पहले हमसे पूछना नहीं आपने। मैंडेट जो हुकूमत मैंडेट लेकर आती है वो डिलीवर करती है। इस हुकूमत ने तो हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुआ है, और किसी भी कठपुतली हुकूमत को तो ये बिल्कुल हक हासिल नहीं है कि वो कहे कि हमें अपना टाइम पूरा करने दे। ये तो आरटीएस सिस्टम की पैदावार है, धांधली की पैदावार है। कल तो अभी फाइनल रिपोर्ट आई है डस्का के इलेक्शन में जिसमें ये हाथों वोट चोरी करते पकड़े गए हैं। और वैसे भी कोई हुकूमत हो वो तो हर रोज अवाम की जवाबदेह होती है, 3 साल वाली, 2 साल वाली, 4 साल वाली बात नहीं, 5 साल बाद तो इलेक्शन का टाइम होता है जिसमें बलोच साहब टाइम बहुत कम है, आफ्ताब साहब लेवल प्लेइंग फील्ड में वो जाना चाहिए। आफ्ताब साहब क्यों आपको
ना पूछे हम 5 साल से पहले हुकूमती कारकर्दगी का? कुछ आपने भी सेट किए थे टारगेट पिछले 5 साल जब आपकी हुकूमत नहीं थी। अच्छा देखिए आयशा, बिल्कुल पूछे, हर हक है, बिल्कुल पूछे, अवाम का भी हक है, आपका भी हक है, इनका भी हक है, पार्लियामेंट में आए हमसे पूछें, लेकिन फैसला अवाम करेगी और इंशाअल्लाह ताला 2023 में इससे बेहतर रिजल्ट आपको देंगे हम। बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूं मेहमानों को, और यकीनन फैसला अवाम ने करना है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।